रेलवे जेई में सिलेक्शन कैसे होता है, कितने एग्जाम होते हैं और रेलवे जेई की सैलरी कितनी होती है, अगर आप सबको जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेई यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो जेई की भर्ती कराई जाती है, वो जो जूनियर इंजीनियर यानी जेई बनते हैं उनका काम क्या रहता है, सैलरी कितनी होती है, एग्ज़ाम का प्रोसेस मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कितने एग्जाम होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं, सब्जेक्ट सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आरआरबी जेई का काम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले समझिए रेलवे जेई का जो काम है वो टेक्निकल काम है, बिकॉज ये टेक्निकल जॉब है जो कि रेलवे के अंडर में आती है। ठीक है, तो टेक्निकल जॉब है, इसमें मेंटेनेंस का काम करना होता है, मतलब कि रिपेयरिंग का रख रखाव वाला काम। इसके अलावा इंस्पेक्शन मतलब कि निरीक्षण करना, जांच करना कहाँ पर क्या सही है क्या नहीं सही है ये देखना इनका काम होता है। इसके अलावा सुपरविजन, जो स्टाफ होता है इनके अंडर में जो टेक्नीशियंस होते हैं या फिर जो हेल्पर्स होते हैं, फिटर वाले होते हैं, ठीक है, उनको गाइड करना, उनको टेक्निकल नॉलेज देना कि ऐसे काम ये करना है, ऐसे ये करना जिससे ये सब कुछ सही हो। ठीक है, तो सुपरविजन वाला जो काम है, गाइडेंस वाला काम वो भी करते हैं। इसके अलावा निरीक्षण वाला, मेंटेनेंस वाला, ये सब काम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर होता है क्या है, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन एंड सिग्नल वाले वो अलग होते हैं। तो आप जिस ब्रांच से डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखे हो, आप उस प्रकार के जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसी प्रकार के डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। जब हम आपको क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए समझिए जिस ब्रांच में आपकी क्वालिफिकेशन है उस ब्रांच से रिलेटेड जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर पाओगे, उसमें आपकी पोस्टिंग होगी और उसी डिपार्टमेंट का काम आपको देखना होगा। मतलब कि उस डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, सुपरविजन ये काम करना होगा। मतलब किस टाइप का काम आपको करना होता है, कुल मिलाकर के देखभाल, गाइडेंस वाला काम रहता है, चेकिंग वाला। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो जेई की जॉब है ये फील्ड प्लस ऑफिस दोनों का काम होता है। इस प्रकार की जॉब होती है, मतलब कि कुछ काम आपको फील्ड में जा करके देखना होगा, करना होगा, कुछ आपको ऑफिस में बैठ करके। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो केवल ऑफिस वाली जॉब है या फिर केवल फील्ड वाली जॉब है, मिक्स जॉब है, ऑफिस प्लस फील्ड दोनों का काम आपको रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए अब आइए इस चीज़ को समझते हैं दोस्तों कि ये जो जॉब है इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है रेलवे जेई का। देखिए रेलवे जेई में क्या होता है, सबसे पहले एक एग्ज़ाम होता है जिसे बोलते हैं CBT 1। तो CBT 1 जो होता है इसमें आपको 100 यानी 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। मतलब कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। 90 मिनट का टाइम दिया जाता है पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, तो मैथ्स से मतलब कि गणित से होते हैं 30 क्वेश्चन, जीके से होते हैं 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से होते हैं 25 क्वेश्चन, साइंस से होते हैं 30 क्वेश्चन। तो 30 60 हो गए ये, और ये 25 और 15 40। ठीक है, टोटल ये 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। ठीक है, और क्या होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, कितनी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, मतलब कि नकारात्मक अंक मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर हल करना होगा। इसके बाद होता है CBT 2। देखो अगर आप CBT 1 को क्वालिफाई कर लेते हो, अच्छे नंबर ले आते हो और आपका नाम आ जाता है, देन आप CBT 2 जो एग्ज़ाम है इसको दे सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम है ना CBT 2, देखिए होता क्या है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। मतलब कि कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम सेंटर पर जा करके। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि घर पर से एग्ज़ाम दे सकते हो, एग्ज़ाम सेंटर पर जा करके कंप्यूटर लगे होंगे, ठीक है, वहाँ पर जा करके आपको एग्ज़ाम देना होगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, मतलब कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होता है। तो देखो जो CBT 2 है इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसमें 120 मिनट का टाइम दिया जाता है पेपर को हल करने के लिए। मतलब कि 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के और 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है भैया, मेन ब्रांच वाला जो सिलेबस है वो होता है, सबसे ज़्यादा होता है ब्रांच का। जैसे कि आप मैकेनिकल वाले हो, मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर बी के रखा है, मतलब कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का रखा है या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का रखा है या फिर डिप्लोमा का रखा है इंजीनियरिंग में। तो आप जिस ब्रांच वाले, जैसे कि मैकेनिकल वाले हो, तो आपको मैकेनिकल से टेक्निकल वाले जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिविल वाले हो तो सिविल से, इसी तरीके से जिस भी ब्रांच के हो उस ब्रांच से टेक्निकल से 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन होंगे, एनवायरनमेंट से 10 क्वेश्चन होंगे, जीके से 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का सिस्टम रहता है। मतलब कि जो CBT 2 एग्ज़ाम होता है ये मेन होता है आपकी ब्रांच के बेस पर। मतलब कि जो ब्रांच का मेन सब्जेक्ट है, जो मेन सिस्टम है, जो आपकी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, ये ट्रेड वाला टेस्ट होता है समझो। ठीक है,
और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। तो मेन होता है सिलेक्शन के लिए CBT 2 ज़रूरी, मतलब क्वालिफाई करना तो पहला भी ज़रूरी है, लेकिन सिलेक्शन डिपेंड करता है इस पर, CBT 2 पर। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस को समझें फटाफट। देखो सबसे पहले क्या है, CBT 1 है, ठीक है। इसमें इसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना ये भी कहते हैं, मतलब कि ये फिल्टर वाला टेस्ट होता है कि भाई जो कैंडिडेट्स वास्तव में CBT 2 के लिए लायक हैं उनको यहाँ से ढूंढा जाता है। कौन सा, पहला टेस्ट करवा करके, कि जो सीरियस वाले कैंडिडेट हैं वास्तव में वो CBT 2 तक वही पहुँचे जो वास्तव में जेई की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर फिल्टर करने वाला काम होता है CBT 1 का, ठीक है। तो ये सीरियस कैंडिडेट्स को भेज देता है CBT 2 में। CBT 2 जो है इसको जो अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं वो फिर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर मेडिकल, देन फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम रहता है 4 स्टेज का, CBT 1, CBT 2 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV, फिर मेडिकल। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैसे होता है कि भैया आपके CBT 1 से कितने लोग जाते हैं CBT 2 में। मान लो 1000 वैकेंसी, ठीक है। मान लो किसी जोन में जेई की 1000 वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी, ठीक है। तो क्या होगा, जो CBT 1 होगा उसमें से जो टॉप वाले 15,000 कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनको लिया जाएगा CBT 2 के लिए, मतलब कि उनको CBT 2 देने का मौका दिया जाएगा। मतलब कि 15 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको अगला एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाता है, ठीक है, जो टॉप वाले होते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की, जैसा कि हमने आपको बताया कि CBT 1 जो होता है इसमें ये सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, रीजनिंग, GK और साइंस, ठीक है। और जो CBT 2 होता है इसमें आपका टेक्निकल पार्ट, मतलब कि आपने जिस ब्रांच से पढ़ाई की उस ब्रांच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट से CBT 2 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि एग्ज़ाम में क्लियर कर सकते हो आप। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर डिप्लोमा और BTech भी दोनों एलिजिबल होते हैं। मतलब कि आपने डिप्लोमा का रखा है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 इयर्स का, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जिस ब्रांच वाले कैंडिडेट्स की वैकेंसी आती हैं जेई की वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इनकी अधिकतर वैकेंसी आती हैं। तो देखो डिप्लोमा आप कर रखा है या फिर आपने BTech कर रखा है या फिर BE कर रखा है इंजीनियरिंग में, देन आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम डिप्लोमा तो क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, ठीक है। एज कम से कम 18 होनी चाहिए, अधिकतम 33, 18 से 33 ये एज लिमिट होती है। जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनको एज में रिलैक्सेशन, मतलब कि छूट भी मिलती है, ठीक है। तो सामान्यतः ये रहती है एज लिमिट 18 से 33। फीस क्या होती है, 500, 250 इस तरीके से होती है। मतलब कि जो सामान्य कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये, और जो आरक्षित कैटेगरी कैंडिडेट्स उनके लिए 250 रुपये, ठीक है। इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर रहता है, फॉर्म का ये फीस स्ट्रक्चर है। सैलरी की बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए कि जो बेसिक सैलरी रहती है वो 35,400 रुपये, ठीक है। ग्रेड पे 4200 रहता है स्टार्टिंग में जब आप भर्ती होते हो। और इन हैंड की बात करें, मतलब कि आपका जो बेसिक सैलरी है प्लस भत्ते जोड़ दिए जाएँ, और उसमें से कटौती जो होती है, टैक्स कटता है, जो अलग अलग स्कीम में जाता है पैसा, उसको हटा करके फाइनल जो इन हैंड, मतलब कि जो आपके फाइनल अकाउंट में सैलरी आती है वो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 50 से 65,000 रुपये के बीच में होती है। 50 से 65,000 रुपये। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि अलग अलग सिटीज़ में जो भत्ते होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं। जो बिल्कुल टॉप वाले सिटी वहाँ ज़्यादा होते हैं, तो उससे थोड़ा लो वाले में थोड़ा सा कम होते हैं, उससे लो वाले में उससे थोड़ा कम होते हैं, ठीक है। तो सिटी के अकॉर्डिंग जो भत्ते हैं कम ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर सैलरी में आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 50 से 65,000 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। ठीक ठाक सैलरी है इस रेंज में, और एक्सपीरियंस के साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखिए जो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, जब बिल्कुल लागू हो जाएगा सही तरीके से, तो सैलरी दोगुना तक भी हो सकती है और भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो टोटल जो पैकेज है देखिए वो सब चीज़ें है ना, कुल मिलाकर के इससे ज़्यादा ही मिलता है। जो ये इन हैंड मिल रहा है ये तो मिलेगा, मतलब तुरंत मिल रहा है आपको महीने का। इसके अलावा जो पेंशन वाली स्कीम में पैसा जाता है वो अलग अलग स्कीम में जाता है, वो उसका आपको बाद में डबल मिलता है। मतलब कि जो आपसे मतलब आपका जो सैलरी उसमें से काटा जाता है, साथ में सरकार भी मिलाती है, उसके बाद आपको ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फ़ायदे में ही रहते हो, वो पैसा अलग नहीं जाता है। तो ये सिस्टम है सैलरी का। अब देखिए रियलिटी क्या है दोस्तों कि कंपटीशन हाई है। रियलिटी क्या है? कंपटीशन हाई है, ग्रोथ का पोटेंशियल है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और मेन क्या होना चाहिए? टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए। CBT 2 जो है मेन है, उसमें क्या आपका टेक्निकल, आपने जिस ब्रांच से डिप्लोमा या फिर BTech कर रखा उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ब्रांच का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड होना चाहिए कि बिकॉज एग्ज़ाम में भी वही है और फ्यूचर मतलब जब आप जॉब करते हो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी होती हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं। और क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल लेवल की है, ठीक है। और करियर की सिक्योरिटी है, फ्यूचर में अगर सिस्टम चेंज होता है तो अलग डिपार्टमेंट मतलब कि अलग प्रकार का काम मिल सकता है, लेकिन काम आप करोगे, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी है, स्टेबल जॉब है, बस आपको टेक्निकल स्ट्रांग करना अगर नहीं है तो, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। देखो कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से और भरपूर मेहनत से करते हो तो आपको उसका अच्छा फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। ये तो कर्म का विधान है। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।